Now, elastic potential energy is stored. Elastic potential energy is stored in a stretched wire or strained energy. कहाँ तक एनर्जी के लॉसेस नहीं होते? अप टू इलास्टिक लिमिट। अप टू इलास्टिक लिमिट जब हम बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के डिफॉर्मेशन में जो वर्क डन करती है एक्सटर्नल एजेंसी, वो वर्क डन बॉडी में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे ही आप स्ट्रेस को रिमूव करोगे तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है? बॉडी को उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कराती है। वर्क डन 100% रिकवर हो रहा होता है। ठीक है, कर्व वापस रिट्रेस हो रहा होता है, जैसा अभी हमने डिस्कस करा था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं, लेट मान लिया मैंने एल जो है ये किसी वायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर। ए मैंने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। इस वायर के ऊपर एल लेंथ का वायर था, इस वायर के ऊपर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया सच दैट ये फोर्स इस वायर को स्लोली स्लोली स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, एफ इज द फोर्स इज अप्लाइड on wire, on cross section of wire, on cross section of wire such in such a way that such that wire is stretched slowly ठीक है, when extension in wire is x, जब वायर में एक्सटेंशन कितनी है? एक्सटेंशन इन वायर इज एक्स। मेरी बात सुनो ध्यान से, वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। एल से बढ़ के लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस एक्स। वायर में एक्सटेंशन एक्स है तो वायर में स्ट्रेस एक्सटेंशन, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना है वायर पे? स्ट्रेस हो जाएगी फोर्स अपॉन एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी ना। और स्ट्रेन कितनी होगी वायर पे? एक्स अपॉन एल होगी। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा वायर का? क्या हो जाएगा बच्चों? एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ अपॉन एफ, ये हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां से हमारा एफ क्या निकल के आएगा? तो वाई हो गया, यहां से देखो एफ अपॉन ए इंटू एल बाई एक्स। तो एफ आ गया यहाँ से वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स। ये फोर्स एक्ट कर रहा है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, नाउ स्मॉल वर्क डन, वर्क डन कौन कर रहा है? ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है ना वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स लगा है। वायर स्लोली स्लोली स्ट्रेच हो रहा है तो इस फोर्स के लिए वर्क डन हो रहा होगा। तो स्मॉल वर्क डन निकाला मैंने। कोई भी एनर्जी क्या चीज होती है? वर्क डन होती है। तो यही फोर्स तो वायर को एक्सटेंड कर रहा है। इसी फोर्स के लिए जो वर्क डन है, ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो वर्क डन है, यही वर्क डन ही वायर में स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस फोर्स के लिए वर्क डन निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। ठीक है, ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। एक्स क्या कर रहा है? लगातार वेरी। कहां से कहां तक? 0 से डेल्टा एल तक। अगर वायर की लेंथ एल से बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गई तो कितना एक्सटेंशन होगा वायर में? 0 से डेल्टा एल तक। तो 0 से डेल्टा एल तक जब ये क्या होगा? वेरी करेगा। तो ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। अरे फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तभी ना वायर फर्दर 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 एक्सटेंड होता चला जाएगा। एक ही फोर्स पे तो एक ही फोर्स से थोड़ी होगा, फोर्स बढ़ाते चले जा रहा है धीरे धीरे प्रोपोर्शनली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, स्मॉल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर बाय डेल्टा एक्स, स्मॉल वर्क डन
इन फर्दर स्ट्रेचिंग द वायर, वायर कहां पहुंच गया था, x पहुंच गया था। अब x से थोड़ा सा और मैं कर रहा हूं, कितना, डेल्टा x, या यू कैन से dx कह दो, dx छोटी सी लेंथ और बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो छोटी सी लेंथ और बढ़ाने में ये फोर्स के लिए कितना वर्क डन होगा, ये dx इतना स्मॉल है कि इस फोर्स में कोई चेंज x, ठीक है। F को उठा के यहां डाल दो, कितना आ गया, dw इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स। अब हमने कहां से कहां तक मत, टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम 0 टू डेल्टा एल। तो 0 से डेल्टा एल तक स्ट्रेच करने में वाई ए और एल ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गए, एक्स है खाली वेरिएबल, 0 से लेके डेल्टा एल तक ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, बोलो यार, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यह आ गया 0 से लेके डेल्टा एल, ठीक है। तो W हमारा आ जाएगा यहां से, क्या आ जाएगा W, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ ए अपॉन 12 इंटू डेल्टा एल स्क्वायर माइनस 0, ठीक है। तो W इज इक्वल टू आ गया वाई ए इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 12। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ गई हाफ इंटू वाई ए इंटू डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, ये आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई जरा देखो तो सही, इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए। कुछ फालतू बात हो गई इसमें, क्या फालतू आ गया, नीचे देखो एक एल फालतू आ गया, बाकी सब कुछ वही है। नीचे एक एल था ना, यहाँ क्या है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर एक एल से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये क्या चीज है, डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन इंटू यंग्स मॉडुलस क्या हो गया, स्ट्रेस, और ये क्या है, स्ट्रेन है, और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर, इतना जूल एनर्जी स्टोर्ड हो गई वायर में। ठीक है। स्ट्रेन को क्या लिखोगे, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। ऐसे भी लिख सकता हूं। डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ है, एक्स तो बेटा टोटल वायर की लेंथ 0 से डेल्टा एल में टोटल चेंज आ रहा है वायर में, 0 से डेल्टा एल। हमने इसको निकालने के लिए 0 से डेल्टा एल के बीच में कहीं लेंथ पकड़ ली एक्स, ठीक है। वायर 0 से लेकर डेल्टा एल तक इतना एक्सटेंड किया था, ये टोटल डेल्टा एल है, ये एक्सटेंशन है वायर। तो हमने ये कंसिडर कर लिया था, हमने पहले धीरे धीरे बढ़ाया ना वायर को, मान लिया व्हेन एक्सटेंशन द वायर इज एक्स। फिर एक्स कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से लेके डेल्टा एल तक, टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल है। तो पहले हमने एक्स एक्सटेंशन फोर्स निकाला, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करा डेल्टा एक्स, उसमें वर्क डन निकाला, इतने से एक्सटेंशन में वर्क डन निकाला, फिर 0 से लेके डेल्टा एल तक इंटीग्रेट कर दिया, टोटल एक्सटेंशन में वर्क डन आ गया। टोटल एक्सटेंशन है डेल्टा एल। ये तो हमने 0 से डेल्टा एल के बीच में, जब व्हेन एक्सटेंशन इन वायर इज एक्स बिटवीन 0 टू डेल्टा एल, उसके बीच में जब ये थी,
वहां से चले हम, ठीक है। वेरिएबल x वेरी कर रहा है ना, ये वेरिएबल हो रहा है, तो वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा ना, तब इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर l तक, डेल्टा l तक। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होती है। हाँ देखो, इनके माइंड में जो है वो वाली बात घूम रही है। वो तो हमने वर्क, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वर्क डन से। कैसे निकालते हैं? वर्क डन से। हाँ सही है, तुम कंफ्यूज, ठीक है, तुम्हारे माइंड ज़रूर पूछना चाहिए, जो उन्होंने पूछा है इसकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैंने बताया था वर्क एनर्जी पावर में कि हम या तो वर्क डन बाय फोर्स निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय फोर्स होता है F डॉट S, और या हम वर्क डन अगेंस्ट फोर्स निकालते हैं, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स होता है क्या? माइनस F डॉट S। तो मैंने बताया था जब पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैंने ये निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस ऑफ वर्क डन बाय फोर्स, और अगर मैंने ये निकाला तो पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। यही ना बताया था। अब हमने जो वर्क डन निकाला है इस फोर्स के लिए ना वर्क डन निकाला है हमने, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही तो है। कौन सा अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं? फोर्स तो इंटरनली ना सेट हो रहा है, वायर को फोर्स एक्सटेंड नहीं होने दे रहा है। जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एग्जैक्टली अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, शुरू में ही मैंने बताया था। जो वर्क डन है इंटरनल वर्क डन तो ये है ना, इस फोर्स के अगेंस्ट वायर पे फोर्स लग रहा है टू एक्सटेंड द वायर, तो ये एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है। तो जब मैंने इस फोर्स के लिए वर्क डन निकाला तो ये मैंने वर्क डन अगेंस्ट फोर्स निकाला है, और ये जो वर्क डन अगेंस्ट फोर्स निकल के आया यही पोटेंशियल एनर्जी है। अगर मैं वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स निकालूं तो नेगेटिव आएगा ये वर्क डन, तब फोर्स हमारा यहां है और मूवमेंट नीचे को है। वर्क डन बाय इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स निकालूं तो ये इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स ये कंजर्वेटिव है, ये नहीं है, ये कंजर्वेटिव इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। हम इसके लिए वर्क डन निकाल रहे हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। ये जो इंटरनल वायर में फोर्स सेटअप हो रहा है ये है कंजर्वेटिव, ये तो एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई कर रही है, हम इस फोर्स के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस फोर्स के लिए वर्क डन निकालूंगा तो नेगेटिव निकल के आएगा, इसके अगेंस्ट निकालूंगा तो पॉजिटिव निकल के आएगा। तो मैंने वर्क डन अगेंस्ट दिस कंजर्वेटिव फोर्स निकाला है वर्क डन, और जो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स होता है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है और यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। नहीं ना, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी आपने वो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा होगा ना एनर्जी डेंसिटी का फर्स्ट चैप्टर में। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इस वायर में जो एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम is called elastic energy density, or you can say energy density is called energy density of strained wire. U is equal to, small u से डिनोट करेंगे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से रखोगे तो क्या आएगी बोलो? हाफ इंटू स्ट्रेस, अरे ये है ना, ये वॉल्यूम यहां लेके जाओगे नीचे तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। क्या होगी यूनिट? जूल पर मीटर क्यूब। कितनी जगह आती है बेटे फातिमा ये एनर्जी डेंसिटी? फिजिक्स में कितनी जगह पढ़ते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक में एंड मैग्नेटिक फील्ड में।
क्या आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आती है, कितनी आती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी यूनिट भी जूल पर मीटर क्यूब है। और मैग्नेटिक फील्ड में आती है कितनी? बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। 11 के बच्चों के लिए नहीं है ये, लेकिन याद कर लें तो बहुत अच्छा है, आपको भी पता लग जाए तो। इसकी भी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब है। तो जब भी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला पूछे या यूनिट पूछे, जूल पर मीटर क्यूब इसका, ठीक है। नीट में कई बार पूछा है कि द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ ABCD ऑप्शन। एक ऑप्शन में ये होगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होगा, या यूनिट ऑफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज सेम एज दैट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये सब एनर्जी डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, किस फॉर्म में होती है? वो भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, जिसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो भी पोटेंशियल की फॉर्म में होती है, उसे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। मिटा दूं? पॉइजन्स रेशियो, क्या है ये? सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये होता है लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। 11th में नहीं है आपके ये दो लास्ट की चीजें इस बार के सिलेबस में। इस बार के सिलेबस में ये लास्ट के जो दो टॉपिक मैंने पढ़ाए ये 11th में नहीं पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है नहीं। क्या है बच्चों, अगर कोई वायर में वायर की लेंथ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है साथ में? क्या होगा? वायर पतला भी तो होगा। क्रॉस सेक्शन, अगर ये वायर है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, अब ये इसको आपने एक्सटेंड कर दिया तो इसकी लेंथ ऐसे बढ़ गई, तो वायर पतला भी तो होता चला जाएगा साथ साथ। बोलो यार, ठीक है। ये है गई ओरिजिनल लेंथ, ये हो गई क्या? इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ओरिजिनल रेडियस। और ये क्या हो गया? डिक्रीज इन रेडियस, है नहीं? इतना रेडियस घट गया ना, ये ओरिजिनल रेडियस, डिक्रीज रेडियस। तो लेटरल स्ट्रेन होगी, लेटरल स्ट्रेन क्या होगी? माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि घट रही है ना। चेंज इन रेडियस करोगे, फाइनल रेडियस ये वाला रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये रेशियो पॉइसन रेशियो कहलाता है। लिखिए, a rigid bar of mass 15 kg, a rigid bar of mass 15 kg
15 kg is supported symmetrically by 3 wires each 2 meter long. Each 2 meter long. Full stop. Those at each end are of copper and the middle one is of iron. Determine the ratio of their diameters if each is to have the same tension. If each is to have the same tension. यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर है YCU is equal to 1.2 into 10 to the power 11 meter and Young's modulus of iron 1.9 into 10 to the power 11. कॉपर का यंग मॉडुलस है 1.2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और आयरन का है 1.9 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये 2 मीटर का है ना, ये 2 मीटर की रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है. इसके दोनों एंड पे कॉपर है और मिडिल में आयरन है. ठीक है. रॉड का वेट कितना है 15 kg. तीनों पे टेंशन सेम है. तो T इसमें, तो T इसमें, तो T इसमें, और ये कितना 15 G. ठीक है. तो बैलेंस करा दो. तो ऊपर को टोटल फोर्स कितना है T कितना 3T. तो 3T किसको बैलेंस कर रहा होगा mg को. तो T कितना आ गया, तो T कितना आ गया. तो एक वायर में जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो पता लग गया. क्या निकालना है रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ वायर. ठीक है. तो क्या कर सकते हैं फिर रॉड तो हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर है, ये आयरन है. तो स्ट्रेन क्या होगा तीनों वायर में. सिंस रॉड इज हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रेन प्रोड्यूस, सिंस जो रॉड इज हॉरिजॉन्टल तो स्ट्रेन प्रोड्यूस in all 3 wires is same. है. ठीक है. और यंग्स मॉडुलस क्या होता है बोलो. यंग्स मॉडुलस क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन.
तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे कह सकता हूं बिकॉज स्ट्रेन तो सेम है ना, तो यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा दोनों वायर के लिए? सेम होगा। ठीक है, यानी यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? पाई आर। आर कितना होगा? क्योंकि डायमीटर का रेशियो निकालना ना, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। हाँ बताइए। ठीक है, हाँ मैं ही। क्या होगा बोलो? यंग्स मॉडुलस अपॉन एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। यानी कि एफ 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि वाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज टेंशन इज सेम, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट फॉर बोथ द वायर। ठीक है, यही होगा। तो डायामीटर ऑफ किसका रेशियो निकालना? कॉपर टू आयरन, आयरन टू कॉपर, दो ही तो हैं। पहले क्या लिखा हुआ उसमें? पहले कॉपर लिखा हुआ, तो कॉपर अपॉन आयरन इज इक्वल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा? आयरन अपॉन कॉपर। बोलिए, ऐसे हो जाएगा ना? अरे इससे देखोगे ना, यहां से क्या आएगा रिलेशन? वाई कॉपर, डी कॉपर, वाई आयरन, डी आयरन, क्योंकि कांस्टेंट है दोनों का प्रोडक्ट, दोनों मटेरियल के लिए। ठीक है, मटेरियल यंग्स मॉडुलस और डी स्क्वायर का प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू है दोनों मटेरियल के लिए, दोनों वायर के लिए। क्लियर? तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 1.9 अपॉन 1.2, 10⁻11 तो कट जाएगा। 19/12 कितना हो जाएगा? लगभग 1.25 के आसपास आएगा। देख, एक बार और सुन ले, देख दिया ध्यान से। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यंग्स मॉडुलस अपॉन स्ट्रेस क्या हो गया? 1 अपॉन स्ट्रेन हो गया। ये हो गया ना? अब स्ट्रेन जो प्रोड्यूस है इस वायर में और इस वायर में, सब में क्या है? सेम है, बिकॉज रॉड इज हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन में। तो जितना स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, यानी स्ट्रेन जो है सबके लिए, दोनों वायर के लिए, तीनों वायर के लिए सेम है। सेम होने का मतलब ये वैल्यू एक ही है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस तो अलग अलग हैं, बट इन दोनों का रेशियो सेम है। यानी दोनों वायर के लिए यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस का रेशियो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। अब स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होती है? अरे बोल, क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और आर क्या होगा? d/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया स्ट्रेस। हाँ, ये स्ट्रेस रह गया। हाँ सुन तो लो, पहले सुन लो, अभी देखते हैं क्या रहेगा। कहाँ ये चला गया? तो ये आ गया मुझे। तो ये सब टर्म तो कांस्टेंट है ना, ये तो अनदर कांस्टेंट हो जाएगा इधर जाके, कांस्टेंट तो कट जाएगा। एक ही बात है, मत करो, ले लो रेशियो में ले लो दो, इसको इक्वेट करा लो, यहाँ भी लिख लो 4y d, यहाँ पे भी आएगा एक्स्ट्रा टर्म, वो सब कट जाएंगे फिर इधर उधर लेफ्ट राइट। तो y और d स्क्वायर का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज इधर जाके अनदर कांस्टेंट मिल जाएगा ना। ठीक है, तो y और d स्क्वायर का प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब
अब दोनों मटेरियल के लिए वाई स्क्वायर और वाई और डी स्क्वायर के प्रोडक्ट को इक्वेट करा दिया, ठीक है। जब यहाँ से इक्वेट कराया तो हमें रेशियो ऑफ कॉपर टू आयरन के डायमीटर का रेशियो मिल गया। तो रेडियस का रेशियो कितना है, वो भी इतना ही है। ऐसे में तो मिलेगा रेडियस और डायमीटर का रेशियो, ठीक है। डायमीटर का पूछे या रेडियस का पूछे, यही 1.25, ठीक है भाई साहब। लिखिए, द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एज of an aluminium cube is 10 centimeter long. Full stop. One face of the cube is firmly fixed. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall, full stop. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 gigapascal. जीगा मतलब या जीगा या गीगा जो भी होता हो, कितना होता है 10 to the power 9 होता है, 25 into 10 to the power 9 पास्कल। What is the vertical deflection of this face? What is the vertical deflection of this face? ऐसा ही कुछ है क्या? ये वर्टिकल वॉल है, इस वॉल में ये वन फेस ऑफ द क्यूब इज रिजिडली फिक्स्ड, ठीक है। और यहाँ से इस वाला जो अपोजिट फेस है यहाँ से लटका दिया गया है एक लोड। कितना लोड है? 100 kg। इसकी वजह से क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया। बेस इज फिक्स्ड वाला केस समझ गए नहीं? ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया है, यानी ये कितना है, ये थीटा।
ये डिफ्लेक्शन निकालना x, ये साइड कितनी दी हुई है a या l वट एवर जो भी दी हो है, हाँ a इज इक्वल टू दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ठीक है, वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड, रिजिडली फिक्स्ड इन अ वर्टिकल वॉल एंड अपोजिट फेस पे जो है 100 kg लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अपोजिट फेस, साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का है ना ये, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल। हाँ जो भी एल्यूमिनियम स्टील वट एवर। ठीक है, अब ये आ गया, अब कह रहा है व्हाट इज द डिफ्लेक्शन, x निकालना है। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले शेयर मॉड्यूलस ईटा, सॉरी यंग नहीं ईटा दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। जब भी एक फेज रिजिडली फिक्स जैसा क्वेश्चन हो तो समझ लेना यही है। तो ईटा शेयर स्ट्रेस कितनी हो गई, शेयर स्ट्रेस कितनी हो गई mg अपॉन एरिया, एरिया कितना हो गया ए स्क्वायर, एरिया ए स्क्वायर हो गया ना, और शेयर स्ट्रेन कितनी हो गई x अपॉन ए, x निकालना है हमने, ये तो निकालना है x। तो ईटा इज इक्वल टू x या डेल्टा एल जो भी चाहे ले लो, mg अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन एक्स, तो a से a कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया यहाँ से mg अपॉन ईटा ए, mg अपॉन ईटा ए, तो x आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू 9.8 अपॉन ईटा इज 25 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.1 ये आ जाएगा। ठीक है, 3.92 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, 3.92 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, इतना डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सर एरिया तो सर क्यूब होगा ना, ए क्यूब। दिमाग पे जोर लगा, किडनी पे जोर लगा। क्यों एरिया नहीं है वो यार, साइड है। एरिया तो मैंने ए साइड ली ना, मैंने ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, एरिया इज द ए स्क्वायर, एरिया इज ए स्क्वायर, क्यूब है ना, एरिया इज ए स्क्वायर, ये लिया मैंने एरिया, और ये है एक्स अपॉन ए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये ए से ए कट गया, ए इज द साइड ऑफ द क्यूब, 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर, तो इसको 0.1 रखना सीधे। ठीक है, लिखिए what is the density of water? What is the density of water at a depth where pressure is 80 atmosphere? Given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube.
बताइए। तो ये कौन सी यूनिट होती है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर गिवन है आपको। बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किससे होगा ये क्वेश्चन? बल्क मॉड्यूलस से होगा। अब बल्क मॉड्यूलस में क्या आता है? चेंज इन वॉल्यूम। बात किसकी कर रहा है? डेंसिटी की हैं। तो नीचे जाने में प्रेशर बढ़ेगा ना, तो वाटर क्या हो जाएगा? कंप्रेस, कंप्रेशन होता है ना। कितना बढ़ गया? कितना प्रेशर बढ़ गया हैं? सरफेस पे कितना होता है प्रेशर? 1 atm। वहाँ पे कितना है? तो कितना हो गया चेंज इन प्रेशर? 79 atm हो गया। कितना हो गया? 1 atm कितना होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में बदलना है हमने पहले। ठीक है, 1.01 इंटू, कंसिडर m मास ऑफ वाटर, कंसिडर कर लो m मास ऑफ वाटर। m मास ऑफ वाटर, ठीक है, whose density at surface कितनी is rho naught and d depth below कितनी? रो डी। सेम मास की डेंसिटी, कोई पर्टिकुलर मास कंसिडर कर लिया ना, तो वॉल्यूम कितना होगा सरफेस पे? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। ओ डी डेप्थ पे डेंसिटी वॉल्यूम कितना होगा? अपॉन रो डी। हमने ये निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें सरफेस पे डेंसिटी दी हुई है। कितनी दी हुई सरफेस पे डेंसिटी? 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालनी है? डी डेप्थ बिलो निकालनी है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ तो सही। तो नीचे जाने में वाटर क्या होगा? कंप्रेस होगा ना, तो वॉल्यूम घटेगा। तो ये वाला कम है ना वॉल्यूम, ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ेगी, ये कम है, तो वी नॉट माइनस वी डी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज निकाल लूँ तो कितना आ जाएगा? m अपॉन रो नॉट माइनस m अपॉन रो डी। ठीक है, तो क्या आ गया? डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आ गया? m अपॉन रो नॉट कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से क्या ले लिया? m अपॉन रो नॉट कॉमन। तो m अपॉन रो नॉट कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? m माइनस रो नॉट अपॉन रो डी। ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, हैं? ये क्या चीज है? ये इनिशियल वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम है ना यार, वी नॉट, बोलो हैं? मैंने m अपॉन रो नॉट कॉमन ले लिया बेटा, तो यहां तो 1 बचा। अब इसमें से भी m अपॉन रो नॉट कॉमन ले रहा हूं, तो इसमें से m तो कॉमन आ जाएगा। m तो कॉमन आ गया, बट रो नॉट तो इसमें है नहीं ना। जब रो नॉट नहीं है तो रो नॉट से ऊपर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे यही आएगा। इसको यहाँ लेके जाओगी तो रो नॉट से रो नॉट कट जाएगा, m अपॉन रो डी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया जरा देखो तो सही। ये आ गया डेल्टा वी अपॉन वी नॉट इंटू 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो डी आ गया। नाउ सिंस बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। ठीक है, जो यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस होती है क्या होगी? यहाँ पर जो एक्सेस प्रेशर है वो होगी नॉर्मल स्ट्रेस। तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट क्या आ जाएगा जरा देखो तो सही? डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस। तो इसकी जगह पे उठा के ये डाल दो, तो अब आपका ये जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया? डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस, यहाँ से इसको यहाँ डाला ना, तो डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 माइनस रो नॉट अपॉन रो डी आ गया। तो अब हमारे पास रो नॉट अपॉन रो डी इज इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बल्क मॉड्यूलस रो डी। तो रो डी इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 माइनस एक्सेस प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस।
ठीक है। रो नॉट क्या है? कितनी है? इंटू ये कितना है? 79 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ अपॉन बी कितना है? 2.2 इंटू 10⁹ तो ये आएगी सॉल्व करके 1.034 इंटू 10⁵। इतना स्लाइट इंक्रीज आएगा डेंसिटी में, 1.034 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर क्यूब। Look, how much should the pressure on a liter of water be changed? How much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.1%। 0.1%। बल्क मॉड्यूलस वही ले लो वाटर का जो आपने लिया है, जो आपने लिया था ना 2.2 × 10⁹ लिया था, वही सेम वैल्यू। हमें जो V दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.1% ऑफ V, 0.1% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां से क्या निकल आया आपका? और यहां से कुछ निकल आया ना? क्या निकल आया यहां से? स्ट्रेन निकल आई यहां से, कितनी आ गई? 0.1/100। ऐसे तो करते हैं यार, यानी कितनी आ गई? 10⁻⁻3। कह रहा है कितना एक्स्ट्रा प्रेशर देना है इतना स्ट्रेन लाने के लिए। बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ तो इतना एक्स्ट्रा प्रेशर देना भाई। लो ये इतना देना है। टू 2.2 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻³ यानी कितना देना है? 2.2 इंटू 10⁶ पास्कल। ठीक है, 0.1% कंप्रेशन के लिए इतना देना होगा एक्स्ट्रा प्रेशर।